हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंसाइनमेंट से और कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। ये फाउंडेशन और सीए में ग्रुप 1 में ये चैप्टर है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा फोकस करना है चैप्टर को समझने के लिए। तो व्हाट इज कंसाइनमेंट सेल? अगर हम सिंपल टर्म में कहें कि कंसाइनमेंट सेल क्या है, तो इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज कंसाइनमेंट सेल इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई अदर बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह ही ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसके थ्रू से बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं। ओके, तो कंसाइनमेंट सेल इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन थ्रू विच बिजनेसेस सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो ट्रेडिंग हो, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उनके वो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, है ना। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेलिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं और कंसाइनमेंट सेल उन्हीं सेलिंग स्ट्रैटेजी में से एक सेलिंग स्ट्रैटेजी है। कई सारे सेलिंग स्ट्रैटेजी हो सकते हैं बिजनेसेस के, उनमें से कंसाइनमेंट सेल एक एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल टर्म्स में इसे एक एग्जांपल के थ्रू से समझे, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपका एक बिजनेस है, आपका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। क्या करती है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड दो काम करती है। एक मैन्युफैक्चर करती है और दूसरा जिस चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है उसे ही सेल करती है। और क्या मैन्युफैक्चर करती है? लेट्स से आप बिस्किट मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना। अब कोई ब्रांड, आपका एक ब्रांड है, उस नाम से आप बिस्किट बनाते हो और बेचते हो। ठीक है, सो दिस इज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड which is a company which is into manufacturing and sale of biscuits. तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने क्या किया? लेट्स से आपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया और आपने एक फैक्ट्री लगाया जहाँ पे आप बिस्किट बनाते हो और आप उसे सेल करते हो। सेल करने के लिए आपने क्या किया कि ब्रांच ऑफिस आपने खोला, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में हो रहा है, अपने सिटी सेंटर में एक ब्रांच ऑफिस खोला, शॉप ओपन किया और वहाँ से आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेट अस से आप अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ए है। ओके, सो यहाँ पे आपने अपना ब्रांच ऑफिस ओपन किया और आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। बिजनेस को ग्रो कराने के लिए आपने और भी सारे ब्रांचेस ओपन किए और आपका बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर रहा है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि जब आपको अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को और ग्रो कराने के लिए आप नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में जाओगे। लेट्स से डिस्ट्रिक्ट बी में गए, वहाँ भी आपने यही काम किया, ब्रांच ओपन किया और आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने लगे। ठीक है, अगेन सिचुएशन ऐसा आएगा कि आपको आपके बिजनेस को फर्दर ग्रो करना है तो आप एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट्स में अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जाओगे। सो लेट से आप डिस्ट्रिक्ट सी में गए, डी में गए, ई में गए, ऐसे करते करते आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट ए में आपने क्या किया? आपका सेलिंग स्ट्रेटजी क्या है? डिस्ट्रिक्ट ए और डिस्ट्रिक्ट बी में आपका सेलिंग स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। आपने टू ब्रांच सेल किया, है ना। आपने खुद का ब्रांच ओपन किया और आप खुद से कस्टमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। लेकिन जब आप नए टेरिटरी में एंटर करने जा रहे हैं ना, तो आपको ऐसा फील होता है, नए टेरिटरी यानी जब आप डिस्ट्रिक्ट सी में या डी में एक्सपैंड करने जा रहे हो, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि ब्रांच के थ्रू से सेल करने में कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रहा है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको ब्रांच में स्टाफ रखना पड़ेगा। क्रेडिट सेल करोगे तो कलेक्शन का लफड़ा है, बैड डेट होने के चांसेस है, सो बहुत सारा रिस्क है और कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है। तो आपने क्या डिसाइड किया कि गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर लेट्स से डिस्ट्रिक्ट बी के बाद आपने डिसाइड किया कि अब हम जब भी बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, नए टेरिटरी में एंटर करेंगे, तो हम ब्रांच ऑफिस के थ्रू से सेल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेंगे। तो आपने डिस्ट्रिक्ट सी में, डिस्ट्रिक्ट डी में जब आपने एंट्री करी, तो आपने आपने क्या किया? हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा और रिटेलर को सेल करेगा और देन रिटेलर से कंज्यूमर तक जाएगा। तो आप जब डायरेक्टली खुद से सेल कर रहे हैं तो ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं बी टू
सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। जब आप थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर काम करोगे तो इसको कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूटर का भी बिजनेस है। यहाँ पे इस मॉडल में आप कंज्यूमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपने डिसाइड किया कि गोइंग फॉरवर्ड हम लोग अब ब्रांच ऑफिस नहीं ऑपरेट करेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो आपका सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या है? सेल्स स्ट्रैटेजी आपका क्या है? एक, ये दो डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच ऑफिस के थ्रू से, एंड बैलेंस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, है ना? ये आपका सेलिंग स्ट्रैटेजी और आपका बिजनेस चल रहा है। लेट्स से जब आप डिस्ट्रिक्ट ई में गए, जब आपने डिस्ट्रिक्ट ई में अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचा, वहाँ भी जाहिर है आपने डिसाइड कर लिया है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से जाओगे, तो यहाँ भी आपने डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल ही अपनाया। लेकिन यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल नहीं रहा है। आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है इस सिटी में, वो लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें इसमें रिस्क दिखता है। उन्हें लगता है कि आपका बिस्किट नया है, ब्रांड न्यू है, चलेगा नहीं चलेगा, तुम अगर स्टॉक खरीद लेते हैं और नहीं बिकेगा तो लॉस हो जाएगा। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिस्किट में रिस्क है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके के डिस्ट्रीब्यूटर बनने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। नाउ आपके पास एक सिचुएशन है कि आपका जो, आप इस सेल स्ट्रैटेजी को आपने कैंसिल आउट कर दिया है कि गोइंग फॉरवर्ड हम नहीं जाएंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर वाला जो आपका सेलिंग स्ट्रैटेजी है वो सब जगह काम कर रहा है, लेकिन कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ई। तो अब यहाँ बिजनेस तो बंद नहीं कर सकते, बिजनेस तो कंटिन्यू करना है, बिजनेस तो पेनिट्रेट करना है, मार्केट में आपको आना है। तो आप क्या करोगे? देन लेट्स से यहाँ पे आपने कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच किया और वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप उन्हीं सारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक नया ऑफर लेके जाते हो कि ओके, आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहते, नो प्रॉब्लम, मत बनो डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन मैं आपको स्टॉक भेजता हूँ, आप उसे बेचने की कोशिश करो। अगर तो बिक गया तो आप मुझे उसके पैसे देना, और अगर नहीं बिका तो मैं स्टॉक वापस ले जाऊँगा। और जो भी बिकेगा उसके एवज में मैं आपको एक कमीशन भी दूंगा। इसके अलावा आपका जो भी एक्सपेंस है मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे आपको वेयर हाउस लेना पड़े, चाहे आपको एडिशनल मैन पावर रिक्रूट करना पड़े सेल करने के लिए, या वेयर हाउस मैनेज करने के लिए, या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ रहा है मेरे बिजनेस के कारण, मेरे प्रोडक्ट के कारण, या फिर आपको लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा आ रहा है, ये सारे खर्चे भी मैं ही बियर करूँगा। आप खर्चा इनकर करो, आप मुझे बिल सबमिट करो, मैं आपको पैसा रिम्बर्स कर दूंगा। तो बेसिकली आपका कोई रिस्क नहीं है। आपको मैं माल बेचूंगा नहीं, मैं आपको स्टॉक भेजूंगा सर। आप अगर उसे बेच पाए तो उतना पैसा मुझे देना जितना का आप बेच पाए, अगर नहीं बिका तो मेरा है और मैं वापस ले लूँगा। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जो भी बंदा, लेट से ये ऑफर जब आपने दिया तो कई सारे लोगों को दिया, उसमें से कोई एक मिस्टर राम एग्री कर गए कि ओके, मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनूंगा, लेकिन मैं इस तरह से आपके साथ बिजनेस करने को तैयार हूँ, क्योंकि इन्हें ऐसा लगा कि मेरा रिस्क तो कुछ है नहीं, स्टॉक खरीदना नहीं है, सारा कॉस्ट मुझे रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, प्लस मुझे कमीशन ही भी मिल रहा है, तो मेरा रिस्क तो कुछ है नहीं। तो ये बंदा मिस्टर राम एग्री टू सेल योर प्रोडक्ट लाइक दिस, है ना? तो जब आप इस तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो, अब एबीसी लिमिटेड और मिस्टर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और मिस्टर राम के बीच में ये जो अरेंजमेंट हुआ, इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं कंसाइनमेंट सेल। ये डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट में क्या होता है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटर को बेचती, डिस्ट्रीब्यूटर को जब वो बेच देती तो रिस्क और जो भी लाइबिलिटी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, जो भी लॉस होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर का होगा। लेकिन इन दिस केस जब एबीसी लिमिटेड मिस्टर राम के साथ जिस तरह से अरेंजमेंट किया बिजनेस का, इस तरह के अरेंजमेंट में रिस्क इज विथ एबीसी लिमिटेड, है ना? राम का कोई रिस्क नहीं है। अब इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कंसाइनमेंट सेल अरेंजमेंट। तो अब अगर हम देखें कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या है, तो दो टाउन में तो वो ब्रांचेस के थ्रू से सेल कर रहा है,
मेजॉरिटी ऑफ टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू से अरेंज चल रहा है, और सर्टेन टाउन्स में लेट से 8, 10, 15, 20 ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे वो एजेंट के थ्रू सेल कर रहा है। तो यहाँ पे जो एबीसी लिमिटेड और राम के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप है प्रिंसिपल एंड एजेंट। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज प्रिंसिपल और राम इज एजेंट। नो, प्रिंसिपल को ही हम लोग कंसाइनर भी कहते हैं और एजेंट को कंसाइनी। इस चैप्टर में हम लोग प्रिंसिपल और एजेंट वर्ड यूज नहीं कर करके हम यूज करेंगे कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो इस तरह के बिजनेस अरेंजमेंट को कंसाइनमेंट अरेंजमेंट कहते हैं, और ये एक सेलिंग स्ट्रैटेजी है, किसी भी बिजनेस का सेलिंग स्ट्रैटेजी है। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ कंसाइनमेंट। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंसाइनमेंट सेल, जब बिजनेस इस तरह का कंसाइनमेंट अरेंजमेंट करते हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसे हो। अकाउंटिंग ऑफ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट हम लोगों को पढ़ना है। कंसाइनमेंट सेल के थ्रू से जब बिजनेस ट्रांजैक्शन करेगी तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। सॉरी, नाउ बिफोर कि हम लोग अकाउंटिंग में जाएं, लेट अस सी कि ये सारा जो अरेंजमेंट हम लोगों ने अभी समझा, इस तरह से ट्रांजैक्शन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और राम के बीच में जो ट्रांजैक्शन, जो अरेंजमेंट हुआ बिजनेस करने का, ये अरेंजमेंट एग्जीक्यूट कैसे होगा, इनिशिएट कैसे होगा। तो बेसिकली अगर हम कहें तो प्रोसीजर इन कंसाइनमेंट सेल, प्रोसीजर क्या हो। तो सबसे पहले कंसाइनर विल एंड टॉक टू कंसाइनी। ना एबीसी लिमिटेड क्या करेगा, स्टॉक भेजेगा कंसाइनी को। नॉर्मली जब भी एबीसी लिमिटेड स्टॉक भेजता था डिस्ट्रीब्यूटर को, तो थ्रू सेल इनवॉइस भेजता था, क्योंकि वो सेल है। बट यहाँ पे सेल नहीं है, यहाँ पे जस्ट वो स्टॉक भेज रहा है सो दैट कंसाइनी उसके बिहाफ में सेल कर सके। तो यहाँ पे सेल इनवॉइस के थ्रू से नहीं भेजेगा। यहाँ पे कंसाइनर क्या करेगा, थ्रू प्रोफॉर्मा इनवॉइस वो स्टॉक को कंसाइनी के पास भेजे। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? परफॉर्मा इनवॉइस इज सिंपली एन इनवॉइस, उसमें हर वो इंफॉर्मेशन होगा जो कि किसी सेल इनवॉइस में होता है, बट इसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं हो। सेल इनवॉइस इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। ओके, जब भी आप कुछ सेल करते हो और उसके लिए इनवॉइस रेस करते हो, तो वो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज अ वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट। Okay, performa invoice is a replica of a sale invoice which will give all the information. Basically वो basically क्या दिखाएगा performa invoice, कि how a sale invoice will look like। सेल इनवॉइस कैसा होगा, उसका सारा इंफॉर्मेशन होगा, बट इट विल नॉट बी अ सेल इनवॉइस, इट विल बी परफॉर्मा इनवॉइस। तो कंसाइनर क्या करेगा, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लेट्स से एक ट्रक माल 100 कार्टन राम को भेज दिया थ्रू परफॉर्मा इनवॉइस। उसमें मेंशन होगा कि कितना क्वांटिटी है ना, कितना, किस प्राइस पे भेजा जा रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन डाल के भेज दिया थ्रू परफॉर्मा इनवॉइस। सेकंड क्या होगा कि जब कंसाइनर भेजेगा स्टॉक, तो कंसाइनर विल इनकर सर्टेन एक्सपेंसेस। है ना, जैसे कि फ्रेट हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गया। लोडिंग कॉस्ट हो गया, अपने गोडाउन में माल को ट्रक में लोड कराया, ट्रक का किराया हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस कंसाइनर इनकर करेगा। एंड देन कंसाइनी के पास स्टॉक पहुंच गया। अब कंसाइनी क्या करेगा,
कंसाइनी विल रिसीव द स्टॉक। जब कंसाइनी स्टॉक रिसीव करेगा उसके बाद कंसाइनी क्या करेगा, उसे बेचेगा, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो बेचना है, क्योंकि बेचने के लिए ही उसको कमीशन मिलने वाला है। रखने के लिए तो कोई कमीशन मिलना नहीं है उसे, तो उसका अगर वो नहीं बेचता है तो उसे कोई इनकम प्रॉफिट तो कुछ होगा नहीं उसे, तो उसे बेचना है ना। अब जब कंसाइनी बेचेगा ना, तो यहाँ पे सर्टेन सिनेरियोज अराइज होंगे। सबसे पहले कंसाइनी कंसाइनर से क्या कंफर्म करेगा कि ओके मैं बेचता हूँ, कैसे बेचना है, सेल एंड ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करेगा। तो सेल कैसे हो सकता है, पहला सिनेरियो, कंसाइनर जो है कंसाइनी को कहता है कि आपको सिर्फ कैश में सेल करना है, क्रेडिट अलाउड नहीं है। एक सिनेरियो ये हो सकता है। ओके, तो कंसाइनी को भले सेल ना हो लेकिन क्रेडिट में सेल नहीं करना है, सिर्फ कैश में सेल करना है। कंसाइनर जो है कंसाइनी को ये कह सकता है कि ओके तुम कैश में भी सेल करो और क्रेडिट में भी सेल करो, दोनों तरीके से सेल करो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जब कंसाइनर कंसाइनी को कहता है कि तुम क्रेडिट में सेल करो, तो कंसाइनी के सामने दो सिचुएशन होगा। एक, जब आप क्रेडिट में सेल करोगे तो दो चीज़ों के की पॉसिबिलिटी है। एक, सर्टेन अमाउंट कैन बिकम बैड डेट। एक कस्टमर है जिसे 10,000 का माल बेचा, वो एक भी रुपए नहीं दे रहा और नहीं मिलेगा, बैंकरप्ट हो गया। दूसरा है, एक कस्टमर है जिसको 10,000 का माल बेचा, लेकिन वो 10,000 का पूरा 10,000 नहीं दे पा रहा है, वो कह रहा है 9,000 ही देगा, 1,000 डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको। तो कंसाइनी को ये श्योरिटी चाहिए कि ये एक्सपेंसेस, क्लैरिटी चाहिए, नॉट श्योरिटी, क्लैरिटी चाहिए कंसाइनी को कि अगर मैं क्रेडिट सेल करता हूँ आपके बिहाफ में और बैड डेट होता है या मुझे पैसा कलेक्शन करने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है, तो ये किसका एक्सपेंस होगा, है ना। बेसिकली बैड डेट और डिस्काउंट दोनों ही एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस होगा किसका। तो यहाँ पे कंसाइनर के पास दो ऑप्शन है। एक, तो वो कंसाइनी को कहे कि तुम्हें टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो बोथ बैड डेट हो या डिस्काउंट हो मैं बियर करूंगा, तुम बस सेल करो और तुम जितना भी सेल करोगे उस पर मैं तुमको कमीशन दे दूंगा। वेल एंड गुड। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि कंसाइनर ये कहेगा कि नहीं, क्रेडिट सेल करो, मुझे तो पूरा पैसा चाहिए, बैड डेट तुम्हारा, डिस्काउंट तुम्हारा, अगर पैसा डूबता है, जो भी पैसा डूबा वो तुम्हारे कमीशन से मैं काट लूंगा, या तुम्हारा एक्सपेंस है वो, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को पूरा पूरा पैसा चाहिए, जितना माल बिका उसका जो प्राइस हम लोग एग्री किए हैं उस प्राइस पे पूरा का पूरा पैसा मुझे चाहिए। डिस्काउंट तुम्हें देना है अपने कस्टमर को या फिर तुमको बैड डेट इनका हो रहा है, ये सारा एक्सपेंस तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। इन दैट केस कंसाइनी जो है वो कहेगा कि आप मुझे जो कमीशन दे रहे हो, लेट्स से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और राम के बीच में ये एग्री हुआ कि आप जो सेल करोगे उस पर 5% कमीशन मिलेगा, है ना, ग्रॉस सेल्स पे 5% कमीशन। तो जब कंसाइनर कंसाइनी को ये कहेगा कि बैड डेट तुम्हारा है, डिस्काउंट तुम्हारा है, अगर बैड डेट होता है तो तुम्हें बियर करना पड़ेगा, डिस्काउंट अगर दे रहे हो तुम किसी कस्टमर को तो तुम्हें बियर करना पड़ेगा, देन कंसाइनी कह सकता है कि देन आप मुझे जो ये कमीशन दे रहे हो 5% का, ये कमीशन कम है, मुझे स्पेशल कमीशन चाहिए, एडिशनल कमीशन चाहिए। तो लेट्स से एग्री हुआ कि 3% एडिशनल कमीशन दिया जाएगा टू कवर बैड डेट एंड डिस्काउंट, इस तरह के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। ये जो स्पेशल कमीशन कंसाइनर देगा कंसाइनी को ना, इसको कहते हैं डेल क्रेडेरी कमीशन। तो ये हो गया ऑर्डिनरी कमीशन और ये हो गया डेल क्रेडिट कमीशन। अब ये डेल क्रेडिट कमीशन किस पे कैलकुलेट होगा, टोटल सेल्स पे होगा या सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे होगा, ये अगेन कंसाइनर और कंसाइनी के एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। अगर कंसाइनर एग्री करेगा तो टोटल सेल्स पे 8% कमीशन मिलेगा इसे, या तो कंसाइनर ये कहेगा कि टोटल सेल्स पे मैं 5% दूंगा और सिर्फ क्रेडिट सेल पे एडिशनल 3% दूंगा, तो क्रेडिट सेल पे
5% भी मिलेगा और 3% भी मिलेगा, लेकिन कैश सेल्स पे सिर्फ 5% मिलेगा, उस पर 3% नहीं मिलेगा। ये कंसाइनर और कंसाइनी के बीच का अग्रीमेंट है। ठीक है, तो सेल बेसिकली कैश में हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है। क्रेडिट में होगा तो चांसेस ऑफ बैड डेट एंड डिस्काउंट आर देयर। हु इज गोइंग टू बियर, ये अगेन कंसाइनर और कंसाइनी के बीच का अग्रीमेंट है। अगर कंसाइनी को बियर करना है तो कंसाइनी विल आस्क फॉर एडिशनल कमीशन, उस कमीशन को हम कहते हैं डेल क्रेडरी कमीशन। और ये टोटल सेल्स पे कैलकुलेट हो या फिर क्रेडिट सेल्स पे कैलकुलेट हो, अगेन ये अग्रीमेंट है बिटवीन कंसाइनर और कंसाइनी, दोनों म्यूचुअली एग्री करेंगे कि क्या करने का है। डिपेंड अपॉन बिजनेस टू बिजनेस वैरी। ओके, तो सेल्स की क्लैरिटी होगी। तो वंस कंसाइनर को स्टॉक मिल गया तो वो सेल करेगा, और उसे क्लैरिटी मिल गया कि उसे क्या करना है, सिर्फ कैश में सेल करना है या फिर कैश और क्रेडिट बोथ कर सकता है। और क्रेडिट अगर करेगा तो ये सारे सिनेरियोज में कौन बियर करेगा, वो सारी चीज़ का क्लैरिटी मिल गया तो वो अभी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देगा। इसके अलावा क्या होगा कि कंसाइनी विल इनकर सर्टेन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, है ना। कंसाइनी विल incur certain expenses on behalf of consignor, है ना। क्या हो सकता है, उसे गोडाउन लेना पड़े एडिशनल आपके एबीसी लिमिटेड का स्टॉक रखने के लिए, तो गोडाउन का रेंट, गोडाउन का यूटिलिटी एक्सपेंसेस, उसे 2 लोग और एक्स्ट्रा हायर करने पड़ेंगे, उनकी सैलरी है, रेट हो सकता है, ये सारे एक्सपेंसेस इनकर करेगा। नाउ कंसाइनर ने ऑलरेडी कंसाइनी को कमिट किया है एट द बिगनिंग, ये सारे एक्सपेंसेस कंसाइनर उसे रिम्बर्स कर देगा। बट ये भी एक एक्टिविटी होगा इन सारे ट्रांजेक्शन। नाउ उसके बाद एवरी पीरियोडिकली कंसाइनी क्या करेगा, पीरियोडिकल स्टेटमेंट बना के बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। लेट्स से जब आप कंसाइनर कंसाइनी का एग्रीमेंट हो रहा था तो कंसाइनर ने कहा, यानी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि आपके पास स्टॉक जाएगा, आप सर्टेन एक्सपेंसेस इनकर करोगे, आप बेचोगे, ये सारा रेगुलर एक्टिविटी तो रोज है, डे इन डे आउट होता रहेगा। लेकिन एवरी मंथ एंड में आप मुझे हिसाब दोगे, कितना बेचा, कितना कैश में बेचा, कितना क्रेडिट में बेचा, आपका कमीशन कितना हुआ, आपने मेरे बिहाफ में जो एक्सपेंसेस किया, वो सारे कुछ को एक स्टेटमेंट में डालोगे। और जो नेट अमाउंट होगा, मतलब सेल माइनस आपका एक्सपेंसेस, आपका कमीशन जो नेट होगा, वो आप मुझे एवरी मंथ एंड में 30 तारीख को आप मुझे भेज दोगे। पहले एक स्टेटमेंट भेजोगे और साथ साथ में आप चाहो तो चेक से पेमेंट कर दो या अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो ये जो स्टेटमेंट है, जिस जिस जिसके थ्रू से कंसाइनी कंसाइनर को इन्फॉर्म करेगा पीरियोडिकली, ये पीरियोडिकल स्टेटमेंट, जिसमें कि कंसाइनमेंट से रिलेटेड डे इन डे आउट का ट्रांजैक्शन मेंशन होगा, इसको कहते हैं, ये जो पीरियोडिकल स्टेटमेंट है ना, इसे कहते हैं अकाउंट सेल। तो अकाउंट सेल क्या है, अकाउंट सेल एक पीरियोडिक स्टेटमेंट है जो कंसाइनी कंसाइनर को देगा, जिसमें वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन देगा। सेल कितना हुआ, कंसाइनी ने कंसाइनर के बिहाफ में कितना एक्सपेंस किया, कंसाइनी का कमीशन कितना हुआ, और बैलेंस मनी वो कितना रिमिट कर रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन वो एक अकाउंट सेल के फॉर्म में कंसाइनी जो है कंसाइनर को देगा। एंड दिस विल बिकम अ रूटीन एक्सरसाइज। तो पहले कंसाइनर माल भेजेगा, कंसाइनी उसको रिसीव करेगा, वेयर हाउस में स्टोर करेगा, सेल करेगा, सेल से जो पैसा आएगा अपना एक्सपेंसेस और अपना कमीशन काट के कंसाइनर को वो पैसा वापस भेज देगा, और उसके साथ साथ एक स्टेटमेंट भेजेगा, हर महीना चलता जाएगा। यही एक्टिविटी, इसी तरह से ये ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, नाउ ये तो हो गया कि नंबर वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू से ये ट्रांजेक्शन एक एग्जीक्यूट होगा। कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है किसी भी नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो में। तो आते हैं अकाउंटिंग पार्ट। नाउ अकाउंटिंग ऑफ कंसाइनमेंट सेल। नाउ ये अकाउंटिंग हम लोग देखेंगे इन द बुक्स ऑफ
कंसाइनर और साथ साथ में इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनर क्या क्या एंट्री करेगा हर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, और कंसाइनी क्या क्या एंट्री करेगा। नाउ जब अकाउंटिंग पार्ट आता है कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग, तो अगर आप हम लोग पीछे चलते हैं जब हमने एबीसी लिमिटेड का सेलिंग स्ट्रैटेजी बनाया, तो सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या था? सेलिंग स्ट्रैटेजी था कि डिस्ट्रिक्ट ए में और डिस्ट्रिक्ट बी में ब्रांच के थ्रू से सेल करेंगे, यानी वो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, है ना। जो भी कस्टमर आ रहा है उसको डायरेक्टली सेल इनवॉइस बना के बेच रहे हैं, नो प्रॉब्लम। डिस्ट्रिक्ट सी में और डिस्ट्रिक्ट डी में कस्टमर को डायरेक्टली नहीं बेच रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है। तो बेसिकली सेल इनवॉइस जनरेट कर रहा है, सेल्स ट्रांजैक्शन हो रहा है, उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बुक हो रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहा है एबीसी लिमिटेड। बट जब वो कंसाइनमेंट में ट्रांजैक्शन करेगा, कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन करेगा, तो यहाँ पे सेल तो हो नहीं रहा। तो जो कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन कर रहा है वो अपने बाकी सारे सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए वो यहाँ तो नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन सेल्स की एंट्री कब डालेगा? जब उसे अकाउंट सेल स्टेटमेंट मिलेगा कंसाइनी से, तभी। अदरवाइज वो नहीं डाल पाता है, उसे पता ही नहीं चल रहा कि रोज कितना सेल हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। तो वो क्या करेगा? वो लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करेगा, जिस तरह ब्रांच में हम लोग करते थे। तो लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करके कंसाइनमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी निकाले। फॉर एग्जाम्पल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक जो कंसाइनमेंट है एक मिस्टर राम को भेजता है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में मिस्टर श्याम को भेजेगा, मिस्टर मोहन को भेजेगा, मिस्टर नरेश को भेजेगा। तो इतने सारे उसके कंसाइनमेंट एजेंट है, लेट से 4 कंसाइनमेंट एजेंट है। चारों के स्टार्ट टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं ना, कमीशन अलग अलग हो सकता है, आपको नेगोशिएशन अलग अलग हो सकता है। तो मिक्स भी नहीं करेगा। तो एबीसी लिमिटेड क्या करेगा? हर एक कंसाइनी के लिए एक से लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके उस कंसाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेगा और उस प्रॉफिट को अपने कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अपने नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफर करेगा। और कंसाइनमेंट वो अपने नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसाइनमेंट की एंट्री नहीं करेगा, वो लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करेगा, जिसमें 2-3 एक लेजर ओपन करेगा वो, और उस लेजर से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करके और उस प्रॉफिट को सीधा अपने नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफर करेगा। तो ऐसा करने के लिए वो जो सबसे पहले क्या करेगा, जिस तरह से हम लोग ब्रांच में ब्रांच अकाउंट मेंटेन करते थे, यहाँ पे हम लोग कंसाइनमेंट टू राम अकाउंट ओपन करेंगे, है ना। तो एक वो अकाउंट ओपन करेगा कंसाइनमेंट टू राम, उसी तरह से कंसाइनमेंट टू श्याम, कंसाइनमेंट टू मोहन, कंसाइनमेंट टू नरेश। अब ये कंसाइनमेंट टू राम अकाउंट क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इसमें सारा ट्रांजेक्शन सेल्स की एंट्री से में आएगी, सारा एक्सपेंसेस यहीं पे होगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रांसफर ऑफ स्टॉक फ्रॉम प्रिंसिपल टू मीन्स कंसाइनर टू कंसाइनी, कंसाइनी जो भी एक्सपेंसेस कर रहा है, बैड डेट वगैरह सब कुछ इस अकाउंट से ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस कंसाइनमेंट का, मिस्टर राम को जो कंसाइनमेंट हम भेज रहे हैं उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एंड किसी भी नॉमिनल अकाउंट का हम क्या करते हैं, ईयर एंड में नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करते हैं और उसका जो भी बैलेंस होगा वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उसे हम क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। कंसाइनमेंट कंसाइनर जो है वो कंसाइनमेंट टू राम अकाउंट मेंटेन करेगा, ईयर एंड में इसका जो बैलेंस होगा वो या तो प्रॉफिट डिनोट करेगा या तो लॉस डिनोट करेगा। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट, अगर डेबिट ज़्यादा है तो लॉस। इस लॉस को वो जनरल पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करेगा, जैसे कि ब्रांच में हम लोग करते थे। तो वो 2-3 अकाउंट ही ओपन करेगा, एक कंसाइनमेंट टू राम अकाउंट ओपन करेगा, एक राम अकाउंट ओपन करेगा। मोस्ट जनरली 2 अकाउंट मेंटेन करेगा और एक स्टॉक अकाउंट मेंटेन करेगा, और वो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंसाइनर के बुक्स में क्या क्या ट्रांजैक्शन और क्या क्या एंट्री होना है। तो सबसे पहले गुड्स सेंट टू कंसाइनी, जब कंसाइनी को गुड्स भेजा वो क्या एंट्री करेगा,
consignment to Ram to sorry हाँ ठीक है ना, कंसाइनमेंट टू राम टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या है? बेसिकली स्टॉक अकाउंट है। तो अगर इसको सिंपल वे में समझे, कि अगर आप ट्रेडर हो, लेट्स से एबीसी लिमिटेड इज एन इंपोर्टर, वो एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है और कंसाइनमेंट सेल कर रहा है। जब वो इंपोर्ट करेगा तो वो क्या अकाउंटिंग करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, परचेज जो अकाउंट है वो बेसिकली गुड्स का परचेज कर रहा है, स्टॉक का परचेज कर रहा है। ये उसी परचेज में से वो स्टॉक कंसाइनर को भेज रहा है, कंसाइनी को भेज रहा है, तो कंसाइनमेंट टू राम। उसके बाद कंसाइनर क्या करेगा? एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। माल भेजने के लिए, कंसाइनी को भेजने के लिए कंसाइनर सर्टेन एक्सपेंस करेगा ना, फ्रेट करेगा, हो सकता है लोडिंग एक्सपेंसेस होगा, तो उसके लिए क्या एंट्री करेगा? अगेन कंसाइनमेंट टू राम। अगर कैश में पेमेंट किया तो कैश, अगर चेक से पेमेंट किया तो बैंक, और अगर क्रेडिट में सर्विस लिया तो क्रेडिटर। ठीक है, अब जो है स्टॉक पहुंच गया कंसाइनी के पास। अब कंसाइनी क्या करेगा? कंसाइनी सेल करेगा। सेल करने के बाद अकाउंट स्टेटमेंट बनाएगा, अकाउंट सेल स्टेटमेंट बनाएगा और कंसाइनर को भेजेगा। कंसाइनर को जब अकाउंट सेल स्टेटमेंट मिलेगा तो वो क्या क्या एंट्री पास करेगा? सबसे पहला एंट्री तो वो पास करेगा सेल से रिलेटेड। अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को कहा है कि तुम्हें सिर्फ कैश सेल करना है, तो वो क्या अकाउंटिंग करेगा? सिर्फ कैश सेल्स करना है तो वो करेगा पहला एंट्री कंसाइनी अकाउंट डेबिट, मतलब राम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू राम। ये सिंपल क्रेडिट सेल की एंट्री की तरह है। अगर हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो क्या करते हैं? डेटर्स टू सेल, तो यहाँ पे कंसाइनी डेटर्स हो गया, है ना। और कंसाइनमेंट टू राम अकाउंट, सेल की जगह कंसाइनमेंट टू राम अकाउंट, क्योंकि सेल को हम क्या करते हैं ना, कंसाइनमेंट टू राम अकाउंट इज अ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम करते हैं डेटर्स टू सेल और ईयर एंड में सेल क्रेडिट करके टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे बस बेसिकली आप वही कर रहे हो, ईयर एंड में सेल टू ट्रेडिंग अकाउंट वाली जो एंट्री है उसकी जगह यहीं पे आप सीधा कंसाइनमेंट टू राम को आप क्रेडिट कर दे रहे हैं। ये तो हो गया कि अगर सिर्फ कैश सेल्स हुआ। अब अगर क्रेडिट सेल हो रहा है, सिनेरियो टू, क्रेडिट सेल। नाउ क्रेडिट सेल में दो सिनेरियो हो सकता है ना। क्रेडिट सेल में कंसाइनर कह सकता है कंसाइनी से कि तुम सेल करो, बैड डेट मेरा, और मैं तुम्हें कोई डेल क्रेडिट की कमीशन नहीं दूंगा। और दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि तुम क्रेडिट सेल करो, बैड डेट तुम्हारा, और मैं तुम्हें डेल क्रेडिट की कमीशन दूंगा। तो यहाँ पे हो गया पहला सिनेरियो, देखते हैं क्रेडिट सेल, नो डेल क्रेडिट कमीशन, नो डेल क्रेडिट कमीशन। ओके, तो फर्स्ट एंट्री क्या करेगा कंसाइनर अपने बुक्स में? सबसे पहले नो, अब यहाँ पे जो डेटर्स होगा, डेटर से कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर की है। डेटर से तो वो क्रेडिट सेल के लिए फर्स्ट एंट्री करेगा। यहाँ पे जैसे कंसाइनी किया तो यहाँ पे कंसाइनी नहीं करके कंसाइनमेंट डेटर का एक अकाउंट खोलेगा टू कंसाइनमेंट टू राम। सेकेंड एंट्री, नो कंसाइनमेंट से लेट से जो कलेक्शन हो रहा है ना, डेटर से अगर कलेक्शन हो रहा है, अगर तो कंसाइनर खुद से कलेक्ट कर रहा है तो वो करेगा कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कंसाइनर खुद से कलेक्ट नहीं कर रहा है, कंसाइनी कलेक्ट कर रहा है, तो वो उसके लिए कंसाइनी को डेबिट कर देगा, क्योंकि कंसाइनी से फिर उसे वो पैसा मिलना है। टू कंसाइनमेंट डेटर्स। ठीक है, कंसाइनमेंट डेटर क्लोज हो जाएगा, पूरा का पूरा पैसा मिल गया। अगर
कंसाइनमेंट डेटर्स में कुछ बैड डेट हो गया तो या फिर डिस्काउंट देना पड़ा, बैड डेट अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। तो कंसाइनमेंट डेटर का अकाउंट यहाँ पूरा क्लोज हो गया। लेट्स से आपने 1 लाख का क्रेडिट सेल राम ने किया था, तो आप टोटल 1 लाख की एंट्री यहाँ से कर दोगे। 50,000 आपने कलेक्ट कर लिया, 40,000 राम ने कलेक्ट कर लिया, 90,000 यहाँ हो गया, 10,000 बैड डेट हो गया, है ना। तो 1 लाख का 1 लाख कंसाइनमेंट डेटर नॉक ऑफ हो गया पूरा। उसके बाद बैड डेट और डिस्काउंट अकाउंट को आप कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। कंसाइनमेंट टू, क्योंकि पीएनएल में नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसाइनमेंट टू राम अकाउंट है, टू बैड डेट पब्लिक डिस्काउंट। तो अगर क्रेडिट सेल है और डेल क्रेडिटरी कमीशन नहीं है, नो डेल क्रेडिटरी कमीशन, देन नो डेल क्रेडिटरी कमीशन, देन ये 4 सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड केस में। ये केस 1 हो गया कैश सेल्स, केस टू क्रेडिट सेल विथ नो डेल क्रेडिटरी कमीशन। थर्ड सिनेरियो क्या होगा कि अकाउंट सेल मिला और उसमें क्रेडिट सेल है, ओके, बट विथ डेल क्रेडिटरी कमीशन। कंसाइनमेंट, कंसाइनी और कंसाइनर के बीच में डेल क्रेडिटरी कमीशन का अरेंजमेंट है। तो देन क्या होगा, देन कंसाइनर सिर्फ सेल्स की एंट्री पास करेगा, सेल्स का अमाउंट उसे रिकवर करना है, तो पहला एंट्री वो करेगा सेल्स के लिए, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू राम, पूरा अमाउंट से राम को डेबिट कर देगा। बैड डेट मेरा एक्सपेंस नहीं है, कंसाइनर का एक्सपेंस नहीं है, तो बैड डेट की वो कोई एंट्री नहीं करेगा। कलेक्शन का एंट्री हो सकता है ना, अगेन कलेक्शन से रिलेटेड एंट्री हो सकता है, कैश का अगेन सेम एंट्री हो। यहाँ पे क्या होगा, कंसाइनमेंट डेटर्स नहीं होकर के कंसाइनी हो जाएगा। कंसाइनी से पैसा आया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट हो जाएगा। कंसाइनमेंट डेटर्स का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। बैड डेट के लिए कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैड डेट मेरा एक्सपेंस ही नहीं है ना। उसके बाद कंसाइनी से पैसा मिल गया, कैश ओब्लिक बैंक टू कंसाइनी, पैसा आ गया, है ना। ये 2 एंट्री होगा और सेल्स की एंट्री हो गई। ये हो गया सिनेरियो सेल्स का एंट्री, एंट्री से रिलेटेड। पहला हो गया गुड्स सेंट टू कंसाइनी, एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। सिनेरियो 3 क्रेडिट सेल की एंट्री कर दिया। एंड नाउ कंसाइनी ने आपके बिहाफ पे सर्टेन एक्सपेंसेस किया है कंसाइनर के बिहाफ में, है ना, उसके लिए भी एंट्री करना होगा। एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। आपने कमिट किया है कंसाइनी को कि आपका वेयर हाउस का एक्सपेंसेस या आपको कुछ सैलरी देना पड़ रहा है, ये सारे एक्सपेंसेस मैं बियर करूंगा, मैं आपको दे दूंगा। तो इसके लिए आप क्या एंट्री करोगे, अगेन एक्सपेंस है तो पीएनएल में जाएगा। पीएनएल यहाँ क्या है, कंसाइनमेंट टू राम टू कंसाइनी। कैश में नहीं हो रहा है, क्रेडिट में हो रहा है, तो कंसाइनी क्रेडिटेड हो गया, उसे आप पे करोगे। उसके बाद कमीशन की एंट्री करोगे। अकाउंट सेल में कंसाइनी जो आपको अकाउंट सेल स्टेटमेंट भेजेगा उसमें वो लिख देगा कि इतना कमीशन आपको मुझे पे करना है, और कमीशन टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू राम
टू राम कंसाइनी अकाउंट। नो, अब ये सारी जो एंट्री हम लोगों ने देखा, ये सारा एंट्री कंटिन्यूअस चलता रहेगा एवरी मंथ। तो यहाँ पे इस एंट्री को हटा देते हैं ना, कलेक्शन की एंट्री यहाँ से हटा के, यहाँ पे मतलब नहीं बनता। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल की एंट्री करेगा, बैड डेट की एंट्री नहीं करेगा। कलेक्शन की क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंसाइनी अकाउंट सेल में नेट अमाउंट कितना ट्रांसफर करेगा वो तो दे ही देगा ना, टोटल सेल कितना किया, और अपना कमीशन काट के, एक्सपेंसेस काट के नेट अमाउंट वो रेमिट करेगा। तो फाइनल रेमिटेंस फ्रॉम कंसाइनी कैश ऑब्लिक बैंक टू कंसाइनी। अब ये सारे जो 5 ट्रांजेक्शन है, 5 सिनेरियो है, ये ट्रांजेक्शन डे इन डे आउट चलता रहेगा, है ना। आप माल बेचते रहोगे, सर्टेन एक्सपेंसेस इनकर करोगे, कंसाइनियों से बेचता रहेगा। बेचने के लिए 3 सिनेरियो हो सकता है, कैश में हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है, बिना कमीशन के हो सकता है, डेल क्रेडिट कमीशन के बिना हो सकता है, डेल क्रेडिट कमीशन के साथ हो सकता है। कंसाइनी जो भी एक्सपेंसेस करेगा वो आपसे क्लेम करेगा, कंसाइनी को आप कमीशन दोगे और फाइनल पैसा मिलता रहेगा। ना ये डे इन डे आउट ये ट्रांजेक्शन चलता रहेगा, मंथ ऑन मंथ चलता रहेगा। ईयर एंड में आप क्या करोगे? फाइनल देखोगे कि ये जो अकाउंट है मेरा, नॉमिनल अकाउंट कंसाइनमेंट टू राम अकाउंट, इसमें क्या बैलेंस पड़ा है। तो अगर ईयर एंड में अब देखोगे कि सारे एंट्री करने के बाद, हर महीने की एंट्री करने के बाद कंसाइनमेंट टू राम अकाउंट में क्या बैलेंस है। तो अगर क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है तो प्रॉफिट है, अगर डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे? एंट्री कंसाइनमेंट टू राम डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट। और अगर लॉस है ये प्रॉफिट, और अगर तो लॉस है तो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट टू राम। ये हो गया, आपने राम को जो कंसाइनमेंट बेचा उसका प्रॉफिट और लॉस आपने निकाल लिया। ये हो गया, ये दो में से कोई एक एंट्री होगा, और उसके बाद जो ये बैलेंस होगा, प्रॉफिट और लॉस और कंसाइनमेंट जो होगा, अगर तो प्रॉफिट है तो उसके बाद फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अगर प्रॉफिट हुआ और अगर तो लॉस हुआ तो आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ये सिर्फ ईयर एंड में ये 4 में से 2 एंट्री कोई भी आपको पास करना होगा, ये ईयर एंड में है ना। ये हो गया जो कंसाइनमेंट से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब एक अकाउंट बच गया आपका, सारे अकाउंट क्लोज हो गए लेकिन एक अकाउंट बच गया, विच इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या है? ये बेसिकली स्टॉक है आपका। ये स्टॉक आपके पास कैसे आया था? या तो आप मैन्युफैक्चर करके लाए, या तो आप खरीद के लाए, यानी या तो परचेज अकाउंट को आपने डेबिट किया, या तो फिर आपने ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया। तो ईयर एंड में अगेन, ईयर एंड में आप क्या करते हो? नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना है आपको। तो अगर मैंने आप अगर तो आप ट्रेडर हो तो आप क्या करोगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट से ही आपने स्टॉक भेजा था, ये दोनों स्टॉक ही है ना। परचेज को क्रेडिट कर दोगे और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को दे दिया अगर आप ट्रेडर हो, और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो ट्रेडिंग अकाउंट को कर दो। ये भी ईयर एंड की एंट्री है, ये एंट्री मैंडेटरी है, यही एंट्री होना है। बस डिफरेंस है कि या तो परचेज, आप ट्रेडर हो तो परचेज हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर हो तो ट्रेडिंग हो जाएगा।
और ईयर एंड में इन दो में से कोई एक एंट्री होगा और फिर इन दो में से कोई एक एंट्री होगा। ईयर एंड में 3 एंट्री होगा बेसिकली ना। पहले तो आप कंसाइनमेंट का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे, उस प्रॉफिट और लॉस को नॉर्मल पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है उसको क्लोज करोगे बाय ट्रांसफरिंग टू परचेज अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। इससे ऊपर का जो भी एंट्रीज है वो रेगुलर है, वो डे इन डे आउट, मंथ इन मंथ आउट चलता रहेगा कंसाइनर के बुक्स में। तो ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो कंसाइनर डे इन डे आउट करेगा। ये हो गया कंसाइनर के बुक्स में। अब हम लोग देखते हैं कि कंसाइनी के बुक्स में क्या एंट्री पास होगा इन्हीं सब सिनेरियो को लेके। तो सबसे पहले जब आप कंसाइनी को गुड्स भेजोगे तो कंसाइनी जब रिसीव करेगा तो क्या कोई एंट्री करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सेल नहीं है और उस कंसाइनर के लिए सेल नहीं है तो कंसाइनी के लिए परचेज भी नहीं है। कंसाइनी के बुक्स में इसका कोई एंट्री आने का मतलब ही नहीं है क्योंकि स्टॉक तो कंसाइनर का है। अगर तो स्टॉक में कोई लॉस हो जाए, ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पे सेल डॉक्यूमेंट नहीं बना है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बना है और ये ट्रांजेक्शन सेल नहीं है। इसलिए ये फर्स्ट सिनेरियो में कंसाइनी जो है अपने बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। सेकंड, एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट जब आप भेज रहे हैं तो आपने फ्रेट दिया और अदर एक्सपेंसेस किया, कंसाइनी इसकी एंट्री करेगा क्या? कोई एंट्री नहीं करेगा, है ना, क्योंकि ये कंसाइनी का एक्सपेंस ही नहीं है। थर्ड सिनेरियो में आते हैं कि जब सेल करेगा, यहाँ ये सेल की एंट्री करेगा। तो मान लो जब कैश सेल्स करेगा तो कैश सेल्स के केस में कंसाइनी क्या एंट्री करेगा? पहला, कैश पब्लिक बैंक टू, सेल किसका है? सेल तो कंसाइनर का है, कंसाइनी का तो है नहीं। तो यहाँ पे वो क्या करेगा? कंसाइनर को क्रेडिटर बनाएगा कि कंसाइनर का पैसा उसके पास है, उसे उसे वापस देना है। ठीक है, इसमें कंसाइनी का कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इम्पैक्ट ही नहीं है, ये सिर्फ बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट एंट्री है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, ऐसा समझ। ये हो गया सेल करने की एंट्री। सेकंड सिनेरियो क्या होगा कि क्रेडिट सेल है और नो डेल क्रेडिट कमीशन। ओके, इन दैट केस कोई एंट्री करेगा क्या? वो कोई एंट्री नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैड डेट उसका नहीं है, कुछ भी उसका नहीं है। क्रेडिट सेल कर रहा है, जो भी क्रेडिट जितना कैश सेल करेगा उसके लिए ये एंट्री मारेगा, और जो क्रेडिट सेल करेगा उसके लिए उसके पास कोई एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, है ना, क्योंकि उसको क्रेडिट सेल है। डेटर्स यहाँ पे क्रिएट किया हमने, कंसाइनी का डेटर्स है नहीं तो कंसाइनी को कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। कंसाइनी कभी एंट्री करेगा जब डेल क्रेडिट कमीशन इन्वॉल्व होगा। सिनेरियो 3, यहाँ पे कंसाइनी अपने बुक्स में एंटर करेगा। तो जब वो क्रेडिट में सेल करेगा तो उसे डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है ना, तो डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है, यानी कि बैड डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। तो यहाँ पे वो एंट्री करेगा। सबसे पहले जब सेल करेगा तो वो क्या एंट्री करेगा? डेटर्स मतलब कंसाइनमेंट डेटर टू कंसाइनी, सॉरी कंसाइनर, कंसाइनमेंट डेटर्स टू कंसाइनर। जब पहला हो गया, जब वो सेल करेगा तो क्रेडिट सेल किया उसने और उसे कमीशन मिलेगा डेल क्रेडिटर। जब डेल क्रेडिटर नहीं मिलेगा तो कोई एंट्री नहीं करेगा। जब डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है तब वो सबसे पहले सेल की एंट्री करेगा, डेटर्स टू कंसाइनर। वही जब डेटर से पैसा कलेक्ट करेगा तो कैश ऑब्लिक बैंक टू डेटर्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एंट्री, ये सेकेंड एंट्री। अब इसमें से कुछ बैड डेट हो गया। बैड डेट किसका है? कंसाइनी का है क्योंकि उसे डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है। सिमिलरली डिस्काउंट किसका है? कंसाइनी का है टू डेटर्स। ठीक है, अब जिस तरह से कंसाइनर ने अपने बैड डेट जब डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहा था तो जो भी बैड डेट हुआ था उसे क्या किया था? उसने यहाँ ट्रांसफर कर दिया था। कंसाइनी क्या करेगा? ये बैड डेट को कवर करने के लिए उसको क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। तो वो किससे एडजस्ट करेगा? इसको कमीशन से करेगा। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट और डिस्काउंट, तो बैड डेट और डिस्काउंट अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, ये सिनेरियो हो गया।
जब डेल क्रेडिट कमीशन होगा और क्रेडिट सेल कर रहा है। नाउ फोर्थ सिनेरियो, जब कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ में सर्टेन एक्सपेंसेस करेगा तो क्या करेगा? अभी वो एक्सपेंसेस कैश में कर सकता है या फिर क्रेडिट में भी कर सकता है ना? कैश में भी कर सकता है और क्रेडिट में भी कर सकता है। जब एक्सपेंसेस करेगा तो वो क्या करेगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट करेगा टू कैश टू बैंक टू क्रेडिटर, है ना? और जब पैसा आएगा तो क्रेडिटर को पे ऑफ कर देगा। कमीशन, कमीशन के लिए वो क्या एंट्री करेगा? कंसाइनर से मिलना है उसको, तो कंसाइनर उसके लिए डेटर्स है, कमीशन उसके लिए इनकम है, इंक्रीज इन इनकम को वो क्रेडिट करेगा और कमीशन से बैड डेट को एडजस्ट करेगा, है ना? और जब वो फाइनल रेमिटेंस भेजेगा तो अगेन कंसाइनर टू कैश पब्लिक बैंक, ये एंट्री करेगा, वो फाइनल रेमिटेंस भेज देगा। तो ये सारे सेट ऑफ एंट्रीज कंसाइनर जो है अपने अकाउंट में करेगा। और अगेन उसका जो पीएनएल होगा उसमें कमीशन को, अगेन वो कमीशन का जो बैलेंस है उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। कमीशन नॉमिनल अकाउंट है। तो ये सारी एंट्रीज कंसाइनी अपने बुक्स में करेगा। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर जब उसे माल बेच रहा है कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि उसके बुक्स में एंट्री आना नहीं है, स्टॉक उसका है नहीं। एक्सपेंसेस कंसाइनर का है तो कंसाइनी एंट्री नहीं करेगा। सेल्स की एंट्री वो करेगा अपने बुक्स में। अगर तो कैश सेल्स कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, क्योंकि वो कंसाइनर का पैसा है, कंसाइनर को उसे देना है। तो कंसाइनर के बिहाफ में उसने वो पैसा रिसीव किया है तो कंसाइनर उसके लिए क्रेडिटर्स होगा। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन उसे नहीं मिल रहा है तो वो क्रेडिट सेल की कोई एंट्री नहीं करेगा। वो क्रेडिट सेल की एंट्री जो है वो कंसाइनर अपने बुक्स में करेगा। हाँ, अगर क्रेडिट सेल का पैसा उसको मिल रहा है और वो पैसा उसे देना है तो वो एंट्री कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पैसा 40,000 उसे मिला था, है ना? हम लोगों ने बोला कि कंसाइनमेंट डेटर्स का पैसा उसको मिला था। देन वो एक एंट्री कर सकता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट, क्योंकि कंसाइनर के बिहाफ में अगेन यही एंट्री हो जाएगा। वो एज गुड एज सेम ये कैश सेल्स की तरह हो जाएगा। बैड डेट का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन है नहीं। जब डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगा तब वो एंट्री करेगा। कैश सेल्स की एंट्री तो ऊपर हम लोगों ने देख लिया वो कैसे करेगा। विथ रिस्पेक्ट टू क्रेडिट सेल्स वो डेटर्स अकाउंट डेबिट करेगा, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेगा, कंसाइनर अकाउंट को क्रेडिट करेगा। जब डेटर से पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा या कैश अकाउंट को डेबिट करेगा, कंसाइनमेंट डेटर्स को क्रेडिट करेगा। ठीक है? बैड डेट या डिस्काउंट दिया तो बैड डेट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, और जो बैड डेट और डिस्काउंट है उसको नॉक ऑफ कर देगा, कमीशन के थ्रू एडजस्ट कर देगा, कमीशन में ट्रांसफर कर देगा। ईयर एंड में कमीशन का बैलेंस जो भी बचेगा, कमीशन अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको, कमीशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए नॉमिनल अकाउंट है तो पीएनएल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे उसको। अपना कमीशन जो उसे मिलना है उसके लिए कर डेटर्स क्रिएट करेगा और कमीशन को, इनकम को क्रेडिट करेगा, डेटर्स क्रिएट करेगा कंसाइनर के नाम पे। और मंथ एंड में जो भी पैसा उसको नेट ऑफ देना है सब कुछ काट के कंसाइनर को देना है तो कंसाइनर अकाउंट को डेबिट कर देगा। कंसाइनर उसके लिए क्रेडिटर था, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। तो ये जनरल अकाउंटिंग एंट्री है, बेसिक अकाउंटिंग एंट्री है जो कि कंसाइनमेंट में होगा। ठीक है? इसके अलावा भी सर्टेन सिनेरियोज है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लाइक अगर इन्वेंट्री है तो स्टॉक से, क्लोजिंग स्टॉक है तो उसकी क्या अकाउंटिंग होगी, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अगर होता है तो उसकी क्या अकाउंटिंग होगी, उससे रिलेटेड क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। ना ये सारी एंट्री हम लोग देख रहे थे कि कंसाइनर ने कंसाइनी को जो स्टॉक भेजा वो एट कॉस्ट प्राइस भेजा। कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पे भी भेज सकता है। इनवॉइस प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगर कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पे माल बेचता है तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी? नॉर्मली यही सारी एंट्री होगी, उसमें 2-3 एडिशनल एंट्री होगा जहाँ पे हम जो लोडिंग है, मीन्स डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस को किस तरह से एडजस्ट करते हैं उसकी एंट्री हम लोग देखेंगे। तो यही 2-3 टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो ये सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसकी एक एक दो दो एंट्री है वो
नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो एंट्री देख लेंगे एंड देन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बैलेंस टॉपिक्स कवर करने के लिए कंसाइनमेंट का। ओके, बाय।